गैंग की शुरुआत गैंगस्टर रणजीत सिंह सेवेवाला ने मारे गए गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा के साथ की थी, जिसे 2016 में बठिंडा पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार दिया था, जिसका मुख्य लक्ष्य जैतू सब डिवीजन था। वांछित गैंगस्टर हरसिमरनदीप सिंह उर्फ सिम्मा की गिरफ्तारी के साथ फरीदकोट को आखिरकार सेवेवाला गिरोह के आतंक से छुटकारा मिल गया है, जो 2011 से जिले में सक्रिय था। जबकि गिरोह के सरगना गुरबख्श सेवेवाला को बठिंडा पुलिस ने 2017 में गिरफ्तार किया था। इसके 3 शीर्ष गैंगस्टर पिछले साल जून में हरियाणा के डबवाली में फरीदकोट पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गए थे। गैंग की शुरुआत गैंगस्टर रणजीत सिंह सेवेवाला ने मारे गए गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा के साथ की थी, जिसे 2016 में बठिंडा पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार दिया था, जिसका मुख्य लक्ष्य जैतू सब डिवीजन था। बाद में गिरोह ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। सिम्मा ने 2015 के बाद से जिले में अपने पैतृक बहबलकला गांव का दौरा नहीं किया है, जब उसने कथित तौर पर एक करीबी रिश्तेदार बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। 2013 में सेवेवाला सरपंच के बेटे ने रंजीत सेवेवाला की हत्या कर दी थी। बाद में उनके भाई गुरबख्श ने समूह पर कब्जा कर लिया और सरपंच के परिवार के 2 सदस्यों की हत्या करके अपने भाई की मौत का बदला लिया। 13 जून 2017 को फरीदकोट पुलिस ने समूह के शीर्ष 3 गैंगस्टरों करमजीत सिंह ढिल्लन, जसप्रीत सिंह और निशान को मुठभेड़ में मार गिराया। गुरबख्श को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। गुरबख्श की गिरफ्तारी के बाद हरसिमरनदीप सिम्मा और सुखजीत सिंह उर्फ बुद्ध खोसा ने कमान संभाली और जैतू में जबरन वसूली रैकेट चलाया। पिछले साल जुलाई में सिम्मा और बुद्ध खोसा ने चावल मिल मालिक रविंदर कोचर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिन्होंने गिरोह को जबरन वसूली की रकम देने से इनकार कर दिया था। ट्रक ड्राइवर से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया बदन सिंह बद्दो, आज तक नहीं पकड़ पाए पुलिस। पंजाब का रहने वाला बदन सिंह उर्फ बद्दो 3 दशक पहले मेरठ आ गया था। बदन सिंह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार में आय का साधन ट्रक ड्राइवरी से चलता था, लेकिन ट्रक ड्राइवरी में इतनी इनकम नहीं थी कि एक अच्छी जिंदगी जी जा सके। ऐसे में उसने ट्रक ड्राइवरी के साथ शराब की तस्करी भी शुरू कर दी। शराब की तस्करी का काम भी छोटा लगा तो बद्दो ने लूटपाट का काम शुरू कर दिया। इसके कुछ समय बाद वह पैसों के लिए जानलेवा हमले करने लगा। क्राइम वर्ल्ड में कदम रखते ही यह यूपी के कुख्यात बदमाश सुशील मूंछ और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आ गया। इसके बाद उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा है। बदन सिंह पहले बद्दो के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही जुर्म की दुनिया में नाम कमाया तो बद्दो से बदन सिंह उर्फ बद्दो बन गया। इसके बाद हत्या, फिरौती, किडनैपिंग इसके लिए रोज के काम बन गए। सबसे पहले इसने यूपी के केबल व्यवसाय पवित्र मैत्रेय की हत्या की। फिर बीएसपी जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह गुर्जर को मारा। इसने वकील देवेंद्र गुर्जर की भी हत्या की, जिसके लिए इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सिलसिला यही नहीं थमा। बद्दो ने मेरठ के प्रतिष्ठित व्यवसायी राजेश दीवान से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके खिलाफ सिर्फ मेरठ में जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इसे सुपारी किंग कहा जाता था। बद्दो कई लोगों की हत्या कर चुका है। कैसे फरार हुआ बदन सिंह बद्दो? जब इसने एडवोकेट देवेंद्र गुर्जर की हत्या की तो इसे आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा के बाद इसे फर्रुखाबाद की जेल में शिफ्ट किया जाना था। फर्रुखाबाद पुलिस बद्दो को सुनवाई के लिए गाजियाबाद ले गई। 28 मार्च 2019 को पेशी से लौटते समय बद्दो सभी पुलिस कर्मियों को शराब पार्टी करवाने के लिए मेरठ दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल होटल में ले गया। उसने सभी पुलिसकर्मियों को बेहोश कर दिया और फरार हो गया। बदन सिंह उर्फ बद्दो फरार हुआ तो यूपी पुलिस के 6 सदस्य समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। बद्दो को भगाने के मामले में मेरठ के कई नामचीन व्यापारियों सहित होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता और करण पब्लिक स्कूल के संचालक भानु प्रताप भी जेल गए थे। बद्दो के फरार होने के बाद बदन सिंह उर्फ बद्दो कहां है, क्या करता है, उसका नेटवर्क कहां तक है, कोई नहीं जानता। 2 साल पहले उसने पूर्व आईपीएस अधिकारी बृजलाल के खिलाफ इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए इंस्टाग्राम हेडक्वार्टर से संपर्क किया था, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। यूपी सरकार ने बदन सिंह और उसके बेटे सिकंदर पर 2.5 लाख और 25,000 रुपए का इनाम रखा था।
उसे विदेश जाने से रोकने के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए भी कहा गया, लेकिन यूपी का ये कुख्यात अपराधी पुलिस के लंबे हाथों की गिरफ्त में नहीं आया और अब यूपी सरकार ने बदन सिंह उर्फ बद्दो पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। बदन सिंह बद्दो की लोकेशन कभी नीदरलैंड तो कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी इंग्लैंड होती है, लेकिन वह पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। इसलिए 2019 के बाद से न तो उसे कहीं देखा गया और न ही उस तक कोई पहुंच पाया। वह अक्सर सोशल मीडिया में एक्टिव होकर अपनी मौजूदगी जाहिर कर देता और पुलिस के खिलाफ अनर्गल बातें लिखता है। पुलिस के अनुसार बदन सिंह बद्दो पश्चिमी यूपी का बड़ा माफिया है। मेरठ, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में उसकी करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। बद्दो के कई रसूखदारों से संबंध बताए जाते हैं, जो अक्सर जेल में उससे मुलाकात करने जाते थे। पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला है। पुलिस का कहना है कि बद्दो के मददगारों का पता लगाया जा रहा है। बैम्बी गैंग, नागौर हत्याकांड की जिम्मेदारी दविंदर बम्बिहा नाम के फेसबुक अकाउंट से ली गई थी। इसके बाद बम्बिहा गैंग का नाम चर्चा में आया था। बम्बिहा गैंग का नेटवर्क भारत से लेकर आर्मेनिया तक फैला है। बैम्बी गैंग स्टोरी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की 2 गैंग लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें पहला नाम बिश्नोई गैंग है और दूसरा नाम बम्बिहा गैंग का है। एक तरफ बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के हत्या की जिम्मेदारी ली है, तो दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेना चाहता है। पिछले साल बम्बिहा गैंग ने बिश्नोई गैंग को धमकी भी दी थी। इसके अलावा कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग को टक्कर देने के लिए बम्बिहा गैंग ने पाकिस्तान से भी मदद ली थी, ऐसी भी चर्चाएं हुई थी। आइए विस्तार से जानते हैं बम्बिहा गैंग की पूरी कहानी और जानते हैं कि वर्तमान में बम्बिहा गैंग को कौन चला रहा है। बम्बिहा गैंग की कहानी। पिछले साल राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इस गोलीबारी में हरियाणा का गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी मारा गया था और इसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग और कौशल चौधरी ने ली थी। नागौर हत्याकांड की जिम्मेदारी दविंदर बम्बिहा नाम के फेसबुक अकाउंट से ली गई थी। इसके बाद से बम्बिहा गैंग का नाम चर्चा में आया था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के विरोधी बम्बिहा गैंग का नेटवर्क भारत से लेकर आर्मेनिया तक फैला हुआ है। बम्बिहा गैंग को चलाने वाले दविंदर बम्बिहा को 6 साल पहले ही पुलिस ने ढेर कर दिया था। इसके अलावा बम्बिहा गैंग ने ही जालंधर में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नागल अंबिया की हत्या को अंजाम दिया था। दिल्ली, हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के कट्टर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना गैंग से हाथ मिलाकर बम्बिहा गैंग दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश में है। किसके हाथ है बम्बिहा गैंग की कमान? बम्बिहा गैंग को दविंदर बम्बिहा ने बनाया था। दविंदर बम्बिहा का असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था और वो मोगा जिले के बम्बिहा गांव का रहने वाला था। एक समय में दविंदर कबड्डी प्लेयर हुआ करता था। साल 2010 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान एक हत्या मामले में उसका नाम आया था। ये वारदात उसके गांव के 2 ग्रुपों में हुई में हाथापाई के दौरान हुई थी। इस मामले में दविंदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में वो गैंगस्टरों के संपर्क में आया और खतरनाक शार्प शूटर बन गया। इस तरह से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 9 सितंबर 2016 को बठिंडा के रामपुरा के पास गिलकला में हुई पुलिस मुठभेड़ में दविंदर बम्बिहा मारा गया था। दविंदर के एनकाउंटर के बाद बम्बिहा गैंग की कमान गौरव उर्फ लकी पटियाल ने संभाली। लकी पटियाल धनास चंडीगढ़ का रहने वाला है और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है, जो हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामले में जेल में बंद था और फिर आर्मेनिया भाग गया था। लकी पटियाल गैंग में 300 से ज्यादा शूटर शामिल हैं, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। काफी सालों से आर्मेनिया में बैठकर गैंग चला रहे लकी को पंजाब पुलिस प्रत्यर्पण पर भारत लाने में जुटी हुई है। बता दें, लकी पटियाल अपने साथी और सदस्यों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में रहता है, जबकि उन्हें व्यवसायियों, होटलों और नाइट क्लबों के मालिकों और गायकों से पैसे ऐंठने का निर्देश देता है। कहानी है सुक्खा काहलवा की। वो सुक्खा काहलवा जो न जाने कितने लोगों के लिए हीरो जैसा था। वो सुक्खा काहलवा जो अपने गांव के दूसरे लड़कों की तरह बेहद सीधा सादा लड़का था। वो सुक्खा काहलवा जिसके भी बाकी लड़कों की तरह विदेश में जाकर जमकर पैसे कमाने के सपने अपनी आंखों पर सजाकर बैठा था।
लेकिन हालात के थपेड़ों ने उसे शरीफों की दुनिया से निकालकर ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से फिर लौटते हुए आज तक किसी को नहीं देखा गया। ये कहानी उस सुक्खा काहलवा की है जो किसी जमाने में सीधा साधा और शर्मीला बच्चा था कि किसी के सामने आंख उठाकर बात नहीं करता था, लेकिन बदले हुए हालात ने उसे इतना बदला कि पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक उसके सामने किसी की आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे एक शरीफ इतना बड़ा बदमाश बन गया? कैसे 7 समंदर पार जाने के सपने देखने वाला ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जिसकी मंजिल शर्तिया मौत है? सुक्खा काहलवा की कहानी भी ऐसी ही है। उसके शरीफ से बदमाश बनने की कहानी, एक गुर्गे से गैंगस्टर बनने की कहानी। अक्सर मुंबईया फिल्मों में एक चीज देखने को मिलती है कि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया नाम पूरी जिंदगी के लिए दाग बन जाता है और जिंदगी को पटरी बदलते देर नहीं लगती। सुक्खा काहलवा के जुर्म की हुकूमत पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई थी और साल 2000 से लेकर 2015 तक इस सुक्खा काहलवा ने जुर्म की दुनिया में जमकर नाम कमाया। उसकी पहचान एक शॉप शूटर की भी थी, लेकिन उसके खिलाफ हत्या, डकैती और गैंगवॉर समेत 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सुक्खा काहलवा ये उसका पूरा और असली नाम नहीं था, बल्कि उसके माता पिता ने उसका प्यारा सा नाम सुखबीर सिंह काहलवा रखा था। दरअसल पंजाब के कपूरथला जिले का एक गांव है काहलवा। सुक्खा का जन्म इसी गांव में 21 जून 1987 को हुआ था। बाद में सुक्खा ने अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लगा लिया। कहते हैं कि सुक्खा का ज्यादातर वक्त अपने गांव में ही बीता था। उसके परिवार के 2 चाचा अमेरिका में जाकर बस गए थे, जिसकी वजह से सुक्खा का परिवार एनआरआई परिवार कहलाता था। सुक्खा के पिता भी विदेश में ही जाकर बसना चाहते थे, लेकिन वीजा मिलने में देरी की वजह से सुक्खा के पिता गांव में ही खेती बाड़ी का काम देखते थे और सुक्खा अपने भाई के साथ गांव के ही स्कूल में पढ़ता था। पुलिस की एक इबारत ने बदली सुक्खा काहलवा की कहानी। क्राइम की कहानी। लंबी जद्दोजहद के बाद सुक्खा के पिता और सुक्खा की मां का अमेरिका का वीजा आ गया, लेकिन सुक्खा और उसके भाई का वीजा नहीं था। असल में तब तक सुक्खा का पासपोर्ट भी तैयार नहीं था। सुक्खा के पासपोर्ट न बन पाने की भी एक वजह थी। असल में 15 बरस की उम्र में गांव में लड़कों के 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ और बात इतनी बड़ी कि थाने तक जा पहुंची। उस झगड़े की जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी, तो गांव के दूसरे लड़कों के साथ सुक्खा का भी नाम लिखवा दिया गया था, जिसकी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन की अड़चन की वजह से सुक्खा का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। लिहाजा सुक्खा के माता पिता को अपने दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। थाने में लिखी उस झगड़े की इबारत ने सुक्खा की जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल दी। पुलिस के उस मामूली केस ने सुक्खा की जिंदगी के तमाम कॉमा फुल स्टॉप तक बदल दिए और गांव के एक सीधे साधे लड़के की जिंदगी पटरी से उतरकर गुनाहों के दलदल में धंसती चली गई। सोशल मीडिया को हथियार बनाने वाला सुक्खा काहलवा वो गैंगस्टर था जिसने नए जमाने की सबसे कारगर चीज सोशल मीडिया को अपना सबसे कारगर हथियार बना लिया था। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था, खासतौर पर फेसबुक पर, यहां तक कि जेल में रहने के दौरान भी वो अपना स्टेटस रोज की तर्ज पर अपडेट करता रहता था। इसी वजह से उसकी फेसबुक पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। खासतौर पर जब उसकी कोई फोटो गन के साथ होती थी, उसे जबरदस्त लाइक मिलते थे, जिनकी संख्या हजारों और कई बार लाखों तक पहुंच जाती थी। सुक्खा काहलवा की गर्लफ्रेंड और शादी। हालांकि गुनाह की जिंदगी में उतरने के बाद सुक्खा को एक बार वापसी का रास्ता भी मिला था, जब उसका एक रिजॉर्ट के मालिक की बेटी के साथ अफेयर हो गया था। हैसियत में ऊंची होने के बावजूद वो लड़की सुक्खा पर जान छिड़कती थी। सुक्खा की सूरत के अलावा उसकी सीरत से उसे बड़ा लगाव था। सुक्खा ने उस लड़की से शादी कर ली और हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसके बाद सुक्खा ने यूपी के एक गैंगस्टर यामीन के साथ मिलकर लाखों का सोना लूटा। लूट के माल के बंटवारे के दौरान यामीन और सुक्खा के बीच जमकर झगड़ा होता है। असल में इस दौरान सुक्खा एक तरह से भगोड़ा था और यामीन ने ही उसे पनाह दे रखी थी, लेकिन सोने की लूट के बाद हुए झगड़े की वजह से यामीन को सुक्खा अखरने लगता है। लिहाजा यामीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुक्खा का गला रेत दिया था और ये समझकर उसे यमुना की रेत में फेंक दिया कि शायद वो मर गया होगा, लेकिन उसका नसीब अच्छा था। लिहाजा इस बार भी सुक्खा ने मौत को मात दे दी और बच गया। 2013 में सुक्खा को पुलिस ने प्रधान सुदर्शन ढिल्लो की हत्या की थी और उसके बाद उसके गुनाहों की फहरिस्त तेजी से बढ़ने लगी और पुलिस के रिकॉर्ड में हत्या, लूट, डकैती के करीब 60 से ज्यादा मामलों की फाइल तैयार हो जाती है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि सुक्खा काहलवा पंजाब पुलिस का वांटेड क्रिमिनल बन जाता है।
यहाँ पहुंचकर सुक्खा पूरी तरह से नामी बदमाश हो जाता है। ये वही दौर था जब सोशल मीडिया भी तेजी से बढ़ रहा था। सुक्खा इस सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगा लेता है, लिहाजा वो इस सोशल मीडिया को अपना नाम फैलाने और अपने नाम की दहशत फैलाने के लिए इस मीडिया को टूल बना लेता है। फेसबुक पर वो कम से कम 3 ऐसे अकाउंट बनाता है जिन पर वो अपनी बदमाशी की तमाम तस्वीरों को अपलोड करके लोगों के बीच पहुंचता है। उसकी फैन फॉलोइंग का आलम ये होता है कि उसकी हर एक तस्वीर को लोग एक हीरो की तरह लाइक करते हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए वो अपने गुनाहों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर ले जाने की फिराक में लग जाता है और उसके जरिए धमकी तक देना शुरू कर देता है। उसके जुर्म की कहानी सोशल मीडिया के जरिए पंजाब की हदों से आगे निकल जाती है और राजस्थान, दिल्ली, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में बैठे गैंगस्टर पर उसके नाम की माला जपना शुरू कर देते हैं। 21 जनवरी 2015 का दिन था, जब पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 2 लग्जरी कारों ने पुलिस की उस वैन को घेर लिया जिसमें पुलिस वाले सुक्खा को लेकर जा रहे थे। इससे पहले पुलिस वैन में मौजूद पुलिस वाले कुछ समझ पाते कार में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। असल में उन 2 कारों में 15 गैंगस्टरों की टोली मौजूद थी जिनके पास ऑटोमेटिक पिस्तौल और डबल बैरल गन थी। इसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस वालों को घेरकर उनसे उनके असलहे छीन लिए और फिर वैन को पूरी तरह से घेरकर सुक्खा पर 1-2 नहीं पूरी 60 से ज्यादा गोलियां दाग दी। सुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि सुक्खा को मौत के घाट उतारने के बाद भी जब गैंगस्टरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहीं उसकी लाश के पास सारे गैंगस्टरों ने जमकर भांगड़ा किया और पुलिस जीप के ड्राइवर को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा कि सबको बता देना कि इस मर्डर का प्लॉट गोंडर गैंग ने ही तैयार किया है। सुक्खा के मर्डर के बाद जब सुक्खा के माता पिता अमेरिका से लौटे तब उनको इस बात का पता चला कि असल में अपनी हत्या से पहले सुक्खा को इस साजिश का पूरा पता था। उसे ये भी पता चल चुका था कि इस हत्या के पीछे गोंडर गैंग के अलावा प्रेमा लाहौरिया और सोनू बाबा का हाथ है। असल में इस बात का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब सुक्खा का हलवा की हत्या के सिलसिले में आरोपी गैंगस्टरों को पकड़ा गया। तो पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ गई कि सुक्खा को कैसे कैसे मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन किस वजह से उन प्लानिंग को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। उसके बाद ही सुक्खा को फगवाड़ा के पास मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार हुआ और ये भी तय हुआ था कि उसे 21 तारीख को कैसे मारा जाएगा। ये थी पंजाब के हाल के सालों के सबसे बड़े गैंगस्टर सुक्खा काहलवा उर्फ सुखबीर सिंह कहलवा का किस्सा, जो 28 साल की उम्र में पंजाब के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस का सिरदर्द हो गया था। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी है। घर वालों को ये लगता था कि खेल की दुनिया में ये हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे वह इतना बड़ा गैंगस्टर बना, यह आगे पूरा विस्तार से बताया गया है। बचपन की पढ़ाई फाजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में वह स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवाल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। यह एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है।
अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। कुछ साल पहले ये पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितना कि वह बाहर रहकर करता था। लॉरेंस बिश्नोई जेल से कैसे चलाता है नेटवर्क? जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वह बड़े किसी कारोबारी या किसी बाद नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इजरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम कर रहा है। लॉरेंस न सिर्फ देखने का स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही, इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों न हो, पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है। जेल में जिम करता है जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। अभिनेता सलमान खान और लॉरेंस का विवाद। सलमान खान को जान से मरने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने ये धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज से है। तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेड डी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया, पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये लोग सलमान पर फिर से हमला करते। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग भी घायल हुए हैं। घटनास्थल में 3 AK-94 की गोलियां मिली हैं। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके गुर्गे गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में रहता है, ने फेसबुक पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मेरा भाई गोल्डी बरार लेता है। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुम गलत किया है। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए। जय बलकारी।